evening everyone. All right. हाँ जी, तो आज हम लोग सर पॉलिटी का डिस्कशन करेंगे। अभी एक क्लास आपका वर्ल्ड ज्योग्राफी का, एक क्लास इंडियन ज्योग्राफी का हमने करवाया था, जिसमें वर्ल्ड ज्योग्राफी और इंडियन ज्योग्राफी दो अलग अलग तरीके से आपका मैम ने क्वेश्चन डिस्कशन कराया। एक क्लास आज मैं ले रहा हूँ पॉलिटी के लिए। देखो, क्लास लेने का आपका पर्पस सिंपल ये है, ताकि आपको क्वेश्चन से अवेयर कराया जाए कि प्रीवियस ईयर एग्जाम्स में क्वेश्चन किस तरह से आए हैं और आप भी उसी डायरेक्शन में फिर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करें, है ना। अब देखो, जितना रिवीजन हो सकता था वो मेरे ख्याल से अब आप लोगों ने कर लिया होगा। थोड़ा बहुत बचा है तो उसे कंप्लीट कर लेंगे। और अब मेजर फोकस जो आपको देना है सिर्फ और सिर्फ किस पे देना है, क्वेश्चंस प्रैक्टिस पे देना है। जितने ज्यादा क्वेश्चंस पॉसिबल हो उतने ज्यादा क्वेश्चंस आपको लगाने हैं एग्जाम के लिए। मुझे मालूम है आप में से कई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिन्होंने अभी तक आपका ये जो क्विज है आपके कोर्स में अपलोडेड है इसको अटेम्प्ट नहीं किया, ठीक है। इसीलिए मैं ये क्विज आपको करवा रहा हूँ, ताकि अगर आपने नहीं किया है तो अभी आप मेरे साथ प्रैक्टिस कर लें, और अगर करा है तो इसका एक रिवीजन हो जाएगा। साथ ही साथ उस टॉपिक से रिलेटेड जो भी दो चार बातें होंगी, कंटेंट से रिलेटेड, उस क्वेश्चन से रिलेटेड, वो भी हम साथ ही साथ डिस्कस करते चलेंगे। ठीक है सर, चलिए फिर शुरू करें। तो शुरू करते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 1, which of the following exercise the most profound influence in framing the Indian Constitution? ब्रिटिश कॉन्स्टिट्यूशन, यूएस कॉन्स्टिट्यूशन, आयरिश कॉन्स्टिट्यूशन या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935? बताइए सर, आप लोगों के हिसाब से इसका करेक्ट आंसर क्या होगा। यानी हमारा भारत का जो संविधान लिखा गया है उसमें सबसे ज्यादा इन्फ्लुएंस किसका है? तो अगर आप करेक्ट आंसर देखेंगे तो इट इज गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। सबसे मेजॉरिटी पार्ट अगर हमने कहीं से उठाया है तो वो कहां से उठाया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। मेजॉरिटी इन्फ्लुएंस हमारे संविधान में आपको किसका देखने को मिलता है? वो देखने को मिलता है सर आपका गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। क्योंकि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 जब आया था तो अपने आप में काफी एक मैच्योर एक्ट था, पूरा गवर्नमेंट एडमिनिस्ट्रेशन इसमें डिफाइंड था। तो उसी एडमिनिस्ट्रेशन को लगभग हमने कंटिन्यू किया है अपने कॉन्स्टिट्यूशन में। तो इसीलिए मेजॉरिटी पार्ट कहां से आया है? गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935। इसीलिए गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कभी कभी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है, ठीक है। मिनी कॉन्स्टिट्यूशन भी कह दिया जाता है। एक गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 को कह दिया जाता है, और एक 42nd कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट है 1976 की, उसको भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह दिया जाता है, क्योंकि इस अमेंडमेंट ने भी 1/3 संविधान बदल के रख दिया था, ठीक है। तो इसको भी मिनी कॉन्स्टिट्यूशन कह देते हैं, इसको भी कह दिया जाता है, ठीक है। अब देखो, एग्जाम में अगर मिनी कॉन्स्टिट्यूशन पूछेगा तो या तो ऑप्शन में गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट 1935 देगा या 42nd अमेंडमेंट देगा, दोनों ही ऑप्शन में नहीं देगा, ठीक है। इनमें से कोई एक ही ऑप्शन में देगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द, हाँ जी, क्वेश्चन नंबर 2, द आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द, इसका क्या मतलब है सर? देखो, आपको मैंने शेड्यूल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन पढ़ाए थे, तो उसमें मेरे को आप बताओ फेडरल लिस्ट कौन से शेड्यूल में था? हाँ जी, फेडरल लिस्ट कौन से शेड्यूल में था? टोटल 12 शेड्यूल थे, उसमें फेडरल लिस्ट कौन से शेड्यूल में था? ये था सर आपका शेड्यूल 7 में आपका फेडरल लिस्ट होता है, ठीक है। अब ये शेड्यूल 7 में फेडरल लिस्ट में तीन चीजें लिखी हैं, तीन लिस्ट हैं, एक तो यूनियन लिस्ट,
एक स्टेट लिस्ट, एक कंकरेंट लिस्ट। तो अगर कोई भी ऐसा सब्जेक्ट यूनियन लिस्ट में है तो इसका मतलब उस पर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? यूनियन के पास है। अगर स्टेट लिस्ट में है तो उस पर लॉ बनाने की पावर स्टेट के पास है। और अगर कंकरेंट लिस्ट में है तो उस पर लॉ बनाने की पावर किसके पास है? यूनियन और स्टेट दोनों के पास है। लेकिन अगर दोनों में किसी के बीच कॉन्फ्लिक्ट हो जाए, मान लो यूनियन ने अलग लॉ बना दिया, स्टेट ने अलग लॉ बना दिया, तो अगर कॉन्फ्लिक्ट होता है तो किसकी बात मानी जाएगी? यूनियन की बात मानी जाएगी। ठीक है, यूनियन की बात प्रिवेल करेगी। तो यहाँ पर यूनियन को पावर ज्यादा दी गई है। तो ये फेडरल लिस्ट में आपकी जो 3 लिस्ट है, यूनियन, स्टेट, कंकरेंट लिस्ट, इसमें जो एजुकेशन है ये आइटम बिलोंग करता है सर आपका कंकरेंट लिस्ट में। यानी एजुकेशन पर आपका यूनियन भी लॉ बना सकता है और आपका स्टेट भी लॉ बना सकता है। गुड इवनिंग लहर जी। ठीक है, तो आइटम एजुकेशन बिलोंग्स टू द कंकरेंट लिस्ट। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 3, हाउ मैनी शेड्यूल्स द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कंटेन्स? तो सर ये तो हमें पता है कितने शेड्यूल्स हैं, 12 शेड्यूल्स हैं। ठीक है, हमारे संविधान में कितने शेड्यूल्स हैं? 12 शेड्यूल्स हैं। इनको याद रखने की टेक्निक भी मैंने आपको बताई थी, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। ठीक है, तो 12 के 12 शेड्यूल्स आप याद रख सकते हो। ठीक है, अगर मैं इससे पूछूं ऑफिशियल लैंग्वेजेस, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए कौन सा शेड्यूल है? हाँ जी सर, ऑफिशियल लैंग्वेजेस के लिए कौन सा शेड्यूल है? हाँ जी, बिल्कुल, ऑफिशियल लैंग्वेजेस आपका शेड्यूल 8 से बिलोंग करता है। ठीक है, ये जो ओ है इट रिप्रेजेंट्स ऑफिशियल लैंग्वेजेस। चलो जी, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ आप। विच आर्टिकल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन प्रोवाइड्स फॉर द इंस्टीट्यूशन ऑफ पंचायत राज? पंचायती राज किस में लिखा? 36 में, 39 में, 40 में, या फिर आपका 48 में? मैं गायब नहीं हो जाता हूं, मैं आपके आंसर्स का वेट करता हूं। Which article of the Indian Constitution provides for the institution of पंचायत राज? 36, 39, 40, 48? बताइए सर। देखो आपका जो डीपीएसपी है, डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी, कौन सा पार्ट है? पार्ट 4 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। उसमें आपका आर्टिकल कहाँ से कहाँ तक है? 36 से 51। उसमें कुछ इंपॉर्टेंट डीपीएसपी याद रखिएगा, जैसे एक आर्टिकल 44 है वो यूनिफॉर्म सिविल कोड से रिलेटेड है। इसी तरह से एक आर्टिकल 40 है जो किसकी बात करता है? ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत। ठीक है, आर्टिकल 40 किससे डील करता है सर? आपका ऑर्गेनाइजेशन ऑफ विलेज पंचायत से डील करता है। तो करेक्ट आंसर इज योर सी। यहाँ पर इस्टेब्लिशमेंट नहीं बोल रहा, यहाँ पर बोला ऑर्गेनाइज। यानी विलेज पंचायत का कंसेप्ट इंडिया में बहुत ही एंशिएंट टाइम से चलता आ रहा है, लेकिन एक ऑर्गेनाइज वे में नहीं चल रहा था। एक ऐसा सिस्टम बनाना था जो पूरी कंट्री फॉलो करे। ठीक है, तो उसी ऑर्गेनाइजेशन के लिए हमारे कॉन्स्टिट्यूशन मेकर्स ने आर्टिकल 40 क्रिएट किया, ताकि आने वाली सरकारें विलेज पंचायत को ऑर्गेनाइज करने के लिए कानून लाएं। और ऐसा हुआ भी। आगे चल के आप देखोगे कॉन्स्टिट्यूशन में 73rd और 74th अमेंडमेंट से पार्ट 9 बनाया गया। मतलब पार्ट 9 पहले से था, उसमें पार्ट 9 में पंचायत लिखा गया
और पार्ट 9A में म्यूनिसिपैलिटीज लिखा गया। ठीक है, तो ये जो आपका पंचायत और म्यूनिसिपैलिटीज बनाया गया है, तो इसका इंस्पिरेशन हमें कहां से मिला? इसका इंस्पिरेशन मिला आपका आर्टिकल 40 से। नेक्स्ट आते हैं क्वेश्चन नंबर 5। आर्टिकल 1 of the Constitution declares India as फेडरल स्टेट, क्वासी फेडरल, यूनिटरी या फिर यूनियन ऑफ स्टेट्स। हाँ जी, आर्टिकल 1 में हमें क्या लिखा गया? फेडरल बोला गया है, क्वासी फेडरल बोला गया है, यूनिटरी बोला गया है या फिर आपका यूनियन बोला गया है। ऑलराइट, देखो आर्टिकल 1 क्लियरली बोलता है इंडिया दैट इज भारत। यहां से हमें ये भी पता चलता है कि हमारे ऑफिशियल नाम क्या है? दो हैं, इंडिया भी है और भारत भी है। शैल बी अ यूनियन ऑफ स्टेट्स। तो हम लोगों ने ना फेडरल वर्ड यूज किया है, ना यूनिटरी वर्ड यूज किया है, हम लोगों ने वर्ड क्या यूज किया है? यूनियन ऑफ स्टेट्स। ठीक है, वर्ड हमने यूज किया है यूनियन ऑफ स्टेट्स। करेक्ट आंसर इज डी। ठीक है, पीडीएफ मिल जाएगा सर आपको, टेंशन वाली बात नहीं। मेरे को आप व्हाट्सएप पे मैसेज कर दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप नंबर इज 99907846, उस पर व्हाट्सएप कर देना, इसका पीडीएफ मैं आपको दे दूंगा। ठीक है, जो हमारे एनरोल्ड स्टूडेंट्स उनके पास ऑलरेडी इसका पीडीएफ है। अगर आप किसी को इसका पीडीएफ नहीं मिल रहा है तो मेरे को नंबर पे व्हाट्सएप कर दे, मैं प्रोवाइड कर दूँगा। तो आर्टिकल 1 ऑफ इंडिया क्या कहता है? ए यूनियन ऑफ स्टेट्स। देखो फेडरल का मतलब क्या होता है? फेडरल का सर मतलब होता है मोर देन वन पॉलिटी। ठीक है, जैसे आपका यूएसए में वहां पर एक प्रेसिडेंट होता है जो पूरी कंट्री को कंट्रोल करता है। एक गवर्नमेंट आपका स्टेट में भी चलती है जिसको गवर्नर कंट्रोल करता है। ठीक है, इसी तरह का सिस्टम इंडिया में भी है, लेकिन इंडिया में फिर भी हम लोगों ने फेडरल वर्ड यूज नहीं किया जानबूझकर, क्योंकि अमेरिका का जो फेडरल स्ट्रक्चर है उसके अंतर्गत जो स्टेट है वो पावर रखता है उस यूनाइटेड स्ट्रक्चर से अलग होने की। ठीक है, अमेरिका का जो फेडरल स्ट्रक्चर है वहां पे जो स्टेट है वो सॉवरेन है, उसके पास आजादी है पूरे स्ट्रक्चर से बाहर आने की। लेकिन इंडिया में ऐसा कंसेप्ट नहीं है। इंडिया में हम हमेशा से एक यूनाइटेड कंट्री रहे हैं। हमारा ऐसा कभी नहीं था ये स्टेट अलग था ये अलग था फिर हमने मिलकर डिसाइड किया एक हो जाए, नहीं, ये हमेशा से पूरी एक टेरिटरी रही थी। तो इसीलिए हम लोगों ने कभी फेडरल वर्ड यूज नहीं किया, वरना इससे लोगों को कंफ्यूजन होती। तो हमने वर्ड क्या यूज किया? यूनियन ऑफ स्टेट्स। हालांकि जो हमारा तरीका है, हमारा जो क्या कहते हैं फंक्शनिंग है, वो एक तरीके की फेडरल स्टेट की तरह है। इसीलिए हम अपने आप को क्वासी फेडरल कहते हैं। मतलब हम नहीं कहते हैं, जो पॉलिटिकल एनालिस्ट है वो हमें क्या कहते हैं? क्वासी फेडरल। यानी भले हम फेडरल नहीं हो बट कुछ कुछ फीचर्स हमारे कैसे हैं? एक फेडरल की तरीके हैं। क्योंकि फेडरल में क्या होता है? स्टेट की अपनी अलग ऑटोनॉमी होती है, तो कुछ ऑटोनॉमी हमारे स्टेट्स के भी पास है। ठीक है, तो इसलिए हमारा स्ट्रक्चर क्या है सर? आपका क्वासी फेडरल। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे आ जाओ। क्वेश्चन नंबर 6, which of the following articles of the Constitution of India has provisions for the president to proclaim national emergency? नेशनल इमरजेंसी के लिए मैंने आपको एक आर्टिकल बताया था। एक नेशनल इमरजेंसी है, एक प्रेसिडेंट रूल है और दूसरा क्या है सर? फाइनेंशियल इमरजेंसी। तो नेशनल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल बताया था 352, प्रेसिडेंट रूल के लिए आर्टिकल बताया था 356 और फाइनेंशियल इमरजेंसी के लिए आर्टिकल बताया था सर आपका 360। ठीक है, तो which of the one of the following articles of the constitution as provision for the president to proclaim नेशनल इमरजेंसी? तो कौन सा आर्टिकल हो जाएगा सर? ये आर्टिकल 352। ठीक है,
अच्छा, डिस्पाइट प्रोक्लेमिंग नेशनल इमरजेंसी, हमारे प्रेसिडेंट फंडामेंटल राइट्स सस्पेंड भी कर सकते हैं, लेकिन ऐसे कौन से दो फंडामेंटल राइट्स हैं जो इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड नहीं हो सकते? हाँ जी सर, इवन ड्यूरिंग इमरजेंसी सस्पेंड नहीं हो सकते, ऐसे दो कौन से फंडामेंटल राइट्स हैं हमारे? बिल्कुल सर, तो ये वो ध्यान रखना, ऐसे दो कौन से आर्टिकल्स हैं? आर्टिकल 20 और आर्टिकल 21। ये अगर नेशनल इमरजेंसी भी लग जाए तो भी फंडामेंटल राइट्स इनको सस्पेंड नहीं किया जा सकता। बाकी फंडामेंटल राइट आपका सस्पेंड हो सकते हैं, लेकिन 20 और 21 ऐसे हैं जो इवन ड्यूरिंग नेशनल इमरजेंसी ये सस्पेंड नहीं किए जा सकते। ठीक है, एक क्वेश्चन नंबर 7, मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन। अब ये क्वेश्चन बहुत 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 इंपॉर्टेंट है, ये कई बार आपके प्रीवियस ईयर में पूछा जा चुका है। ठीक है, पिछली सालों में कई बार ये क्वेश्चन रिपीट हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर आपको बताना पड़ेगा सर। द मेथड ऑफ कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट इज प्रोवाइडेड इन, कौन से आर्टिकल में कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने का प्रोसीजर आपको देखने को मिलता है? 348, 358, 368 या फिर आपका 378? हाँ जी सर, बिल्कुल करेक्ट आंसर इज 368। अच्छा, इसी बात पे मेरे को ये बताओ, कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का प्रोसेस हमने कहां से बोरो किया है? कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट करने का जो प्रोसेस है, जो आर्टिकल 368 में लिखा है, वो हमने कहां से बोरो किया है सर? हाँ जी बताइए, कहां से बोरो किया? बिल्कुल साउथ अफ्रीका से बोरो किया। ठीक है, साउथ अफ्रीका से बोरो। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 8, द आर्टिकल्स ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन विच डील विद द डायरेक्टिव प्रिंसिपल्स ऑफ स्टेट पॉलिसी आर। डीपीएसपी कॉन्स्टिट्यूशन में पार्ट 4, ये जस्ट अभी मैंने आपको बताया, आर्टिकल 36 से 51 तक हमारे डीपीएसपी मौजूद है। ठीक है, मेरे को ये बताओ डीपीएसपी सर कहां से बोरो करें? जो डीपीएसपी का कंसेप्ट है वो हमने सर कहां से बोरो करा है, बताइए जरा। The articles of the Constitution of India which deal with directive principles of state policy. बिल्कुल सर, आयरलैंड से बोरो किए, और आयरलैंड ने भी ऐसा नहीं कि खुद से बनाया, आयरलैंड ने भी कहीं से बोरो किए, स्पेन से बोरो किए। ठीक है, बहरहाल हमने कहां से इन्फ्लुएंस होके लिखे डीपीएसपी? आयरलैंड से इन्फ्लुएंस होके। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 9, with what subject to the article 5 to 11 of the constitution of India deal? आर्टिकल 5 से 11 किससे रिलेटेड है सर? इंडियन यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, या सिटीजनशिप, या फंडामेंटल ड्यूटीज, या फिर यूनियन एग्जीक्यूटिव? बताइए सर। आर्टिकल 5 से 11 किससे डील करता है सर?
हाँ जी बिल्कुल, आर्टिकल 5 to 11 किससे डील करता है? सिटीजनशिप। पार्ट 1 यूनियन एंड इट्स टेरिटरीज और स्टेट, ये सब आर्टिकल 1 से 4 तक डील करता है। पार्ट 2 आपका सिटीजनशिप आर्टिकल 5 से 11, ठीक है। पार्ट 2 सिटीजनशिप कहाँ से कहाँ तक है? आर्टिकल 5 से 11। अच्छा, इसी बात पे मेरे को ये बताओ आप, इंडिया में सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए कानून है, उस कानून का नाम क्या है? किस ईयर में वो कानून पास हुआ था? हाँ जी, इंडिया में सिटीजनशिप एक्वायर करने के लिए या सिटीजनशिप से रिलेटेड लॉज बनाने के लिए पावर पार्लियामेंट के पास है, पहली चीज, ठीक है। तो पार्लियामेंट ने एक कानून बनाया, उस कानून का नाम क्या है और किस ईयर में वो कानून पास हुआ था? हाँ जी, बता सकते हैं? अगर हम लोग सिटीजनशिप से रिलेटेड बात करें, विद व्हाट सब्जेक्ट टू द, हाँ, पार्लियामेंट के पास सिटीजनशिप से रिलेटेड पावर है। बिल्कुल सर, ये था आपका सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। कभी कभी कुछ इंपॉर्टेंट लॉज का ईयर पूछ लेता है, ठीक है, ये किस ईयर में पास हुआ, तो ध्यान रखना, सिटीजनशिप एक्ट ऑफ 1955। क्वेश्चन नंबर 10, अंडर विच आर्टिकल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया कैन द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया बी इम्पीच्ड? प्रेसिडेंट को इम्पीच करने के लिए कौन सा आर्टिकल है? 61, 75, 76 या 356? देखो, इंडिया में इम्पीचमेंट जो होता है सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? प्रेसिडेंट का होता है, और किसी का इम्पीचमेंट नहीं होता, ना ही वाइस प्रेसिडेंट का देखोगे, ना ही आप सुप्रीम कोर्ट के जजेस का देखोगे। इम्पीचमेंट प्रोसेस अगर होगा तो सिर्फ और सिर्फ किसका होता है? प्रेसिडेंट का। किस ग्राउंड पे? ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सिर्फ एक ही ग्राउंड है प्रेसिडेंट को इम्पीच करने का, ऑन द ग्राउंड्स ऑफ वायलेशन ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। इम्पीच करने का मतलब रिमूव करना नहीं होता है, इम्पीच करने के बाद प्रेसिडेंट को रिमूव किया जाता है। इम्पीच का मतलब होता है कि प्रेसिडेंट को बुलाया जाएगा कटघरे में, आपको असेंबली, लोकसभा राज्यसभा में, और प्रेसिडेंट के ऊपर जो भी उन पर इल्जाम है वो लगाए जाएंगे, ठीक है। तो इस तरह का प्रोसेस प्रेसिडेंट को फेस करना पड़ता है, तो इस प्रोसेस को इम्पीच कहते हैं, ठीक है। तो इसके लिए जो आपका प्रोसेस है, लोकसभा फिर राज्यसभा, उसके बाद फिर फाइनल होगा यहाँ से पास होने के बाद कि प्रेसिडेंट को इम्पीच करना है कि नहीं, ठीक है। तो इसके लिए आपका कौन सा आर्टिकल है? आर्टिकल नंबर 61। चलिए, ये 10 क्वेश्चन हो गए सर, तो यहां तक मेरे को बता दीजिए, कोई डाउट तो नहीं है? हाँ जी सर, यहाँ तक 10 क्वेश्चन हो गए, यहाँ तक चीजें क्लियर है? क्लियर है तो सर गिव मी थम्स अप। हाँ जी सर, यहाँ तक क्लियर है तो गिव मी थम्स अप। फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आगे के क्वेश्चन की तरफ, अगले क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं सर। क्वेश्चन नंबर 12, द 10th शेड्यूल ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन डील्स विद, अभी आपको पढ़ाया था टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम, ठीक है, टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम। देखो 11 12 इसी में नहीं पढ़ेंगे। टीयर्स ऑफ ओल्ड पीएम के हिसाब से आप देखोगे तो डी मत बोले तो डिफेक्शन, तो डिफेक्शन से रिलेटेड जो आपका प्रोविजन है वो 10th शेड्यूल में मिलेगा, तो करेक्ट आंसर इज ए। इसी तरह से क्वेश्चन नंबर 12, फंक्शन टू बी असाइंड टू पंचायत बाय 73rd अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन आर मेंशन्ड इन। पंचायत 73rd अमेंडमेंट से पंचायत क्रिएट की गई, पार्ट 9, ठीक है। अब उसमें जो फंक्शन है पंचायत के, वो कौन से शेड्यूल में है? वो है सर पी फॉर पंचायत, यानी शेड्यूल 11, ठीक है। तो 12 पर भी आंसर क्या हो गया? 11th शेड्यूल। क्वेश्चन नंबर 13 पे आइए, ये फंडामेंटल राइट का क्वेश्चन है, और फंडामेंटल राइट्स आर द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट फॉर योर एग्जाम, ठीक है। सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट अगर पॉलिटी में कोई है तो वो आपका फंडामेंटल राइट है, उस पे क्वेश्चन बनने की प्रोबेबिलिटी सबसे ज्यादा होती है। उसके बाद सेकंड नंबर पे आपका जो पार्ट आता है दैट इज योर प्रेसिडेंट।
ठीक है, तो ये फंडामेंटल राइट का सवाल है। फंडामेंटल राइट आर्टिकल 12 से 35 पार्ट 3 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन में है। ये कह रहा है द आर्टिकल ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन रिलेटेड टू अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। ठीक है सर, अनटचेबिलिटी से कौन से रिलेटेड है? 15, 16, 17, 18। इसके लिए मैंने एक ट्रिक भी बताई थी। लॉ रिमूव्स ऑल डाउट, DOUT। लॉ बोले तो इक्वालिटी बिफोर लॉ एंड इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ, आर्टिकल 14। डी प्रोहिबिशन ऑफ डिस्क्रिमिनेशन, आर्टिकल 15। ओ इक्वालिटी ऑफ अपॉर्चुनिटी इन मैटर्स ऑफ पब्लिक एम्प्लॉयमेंट, आर्टिकल 16। यू बोले तो अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी, आर्टिकल 17। एंड डी बोले तो अबॉलिशन ऑफ टाइटल्स, आर्टिकल 18। तो यहाँ पर क्या पूछ रहा है सर? आर्टिकल 17 अबॉलिशन ऑफ अनटचेबिलिटी। Question number 14. The ninth schedule to the Indian Constitution was added by. देखो जब संविधान बना था तो संविधान में 8 शेड्यूल्स थे, फिर उसके बाद धीरे धीरे 9 शेड्यूल ऐड किया, फिर 10, फिर 11, फिर 12। ठीक है, तो ये जो 4 शेड्यूल्स हैं ये अमेंडमेंट्स ऐड किए गए हैं, शुरू से कॉन्स्टिट्यूशन में मेंशन नहीं थे। तो 9 शेड्यूल कौन सी अमेंडमेंट से ऐड किया गया? फर्स्ट, 8, 9, 42। बिल्कुल, 9 शेड्यूल ऐड किया गया था सर फर्स्ट कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट एक्ट ऑफ 1951। ठीक है, तो फर्स्ट अमेंडमेंट ऑफ 1951 से आपका 9 शेड्यूल ऐड किया गया था, इसे ध्यान रखें। द नंबर ऑफ यूटीज इन इंडिया इज, इंडिया में कितनी यूनियन टेरिटरी है? विद लेजिस्लेटिव, विदाउट लेजिस्लेटिव, टोटल कितनी है? याद करने की कोशिश करते हैं सर। दिल्ली है, जम्मू कश्मीर है, पुडुचेरी, 3 तो ये हो गई। लद्दाख है, चंडीगढ़ है, फिर उसके बाद सर वो दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। पहले ये अलग अलग होती थी, मतलब दमन एंड दीव एक यूटी होती थी, दादरा नगर हवेली एक होती थी। अब इन सबको कंबाइन करके एक सिंगल यूनियन टेरिटरी बना दिया गया है, दमन एंड दीव एंड दादरा एंड नगर हवेली। इसके अलावा सर अंडमान निकोबार ये भी यूनियन टेरिटरी है, लक्षद्वीप, ठीक है, ये भी यूनियन टेरिटरी है। तो कितने हो गए? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8। टोटल कितनी यूटीज है सर? 8 यूनियन टेरिटरी। क्वेश्चन नंबर 16. Sikkim was made an integral part of India under the, सिक्किम इंडिया का पार्ट बना है कौन सी अमेंडमेंट से? हाँ जी सर, सिक्किम के बारे में। कौन सा अमेंडमेंट सिक्किम से रिलेटेड है? बिल्कुल, तो करेक्ट आंसर इज 36 अमेंडमेंट 1975। ठीक है, 36 अमेंडमेंट 1975 से सिक्किम बना था इंडिया का इंटीग्रल पार्ट। इसी बात पे क्वेश्चन नंबर 17. द फॉलोइंग स्टेट्स वर क्रिएटेड आफ्टर 1960। बिल्कुल सही बात है। अभी सिक्किम का तो सर हम लोगों ने देख लिया, सिक्किम कब बना है? 1975 में बना है।
इनको असेंडिंग मतलब बढ़ते हुए क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है, यानी सबसे पहले इनमें से कौन सा स्टेट बना, फिर कौन सा, फिर कौन सा। ठीक है, तो एक बार इन सारे स्टेट्स को कंबाइन करिए, ठीक है, इनको अरेंज करके कमेंट करिए सर क्या होगा करेक्ट आंसर। भूल गए तो कोई बात नहीं, उसी के लिए क्लास की जा रही है, रिवीजन हो जाए आपका। इसमें अगर आप देखोगे, नागालैंड बना है 1963 में, हरियाणा बना है 1966 में, मेघालय बना है 1970। तो इनको सर क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में आप अरेंज करो तो इनमें सबसे पहले कौन बना है, तो इनमें सबसे पहले बना है नागालैंड यानी कि 3, फिर हरियाणा यानी कि 1, फिर मेघालय यानी कि 4, फिर सबसे लास्ट सिक्किम यानी कि 2। तो करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका 314। ठीक है, तो करेक्ट आंसर क्या हो गया सर आपका 314। हरियाणा 1966, सिक्किम 1975, नागालैंड 1963 एंड मेघालय आपका बना है 1970। नेक्स्ट क्वेश्चन, उत्तराखंड स्टेट केम इनटू एग्जिस्टेंस ओन। उत्तराखंड कब बना है सर आपका, हाँ जी नवंबर 2000 में बना है, नवंबर 2000 में आपका क्या बना है, उत्तराखंड बना है फुल फ्लैजेड स्टेट। इसी तरह से सर आप बताइए झारखंड, झारखंड कब बना है, झारखंड और उत्तराखंड एक ही साल में बने। कोई नहीं, अब डेट भी याद कर लेना, डिमोनेटाइजेशन 8 नवंबर को हुआ था, उसके एक ही दिन बाद 9 नवंबर को उत्तराखंड बना है। झारखंड और उत्तराखंड एक ही साल में बने, 2000 में ही उत्तराखंड है और 2000 में ही आपका झारखंड बना है। कौन पहले बना है, उत्तराखंड पहले बना है 9 नवंबर को, झारखंड बना है सर आपका 6 दिन बाद 15 नवंबर 2000 को। ठीक है, झारखंड कब बना है सर आपका 15 नवंबर 2000। क्वेश्चन नंबर 20, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट इंक्लूडेड, ठीक है वर्ड ध्यान देना, नॉट एज अ फंडामेंटल राइट इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, right to freedom of speech, right to equality before law, right to constitution remedies, right to equal wages for work. Which of the following is not included as fundamental right in the Indian constitution? बताइए सर, इसमें कौन सा जो फंडामेंटल राइट है वो हमारे संविधान में नहीं लिखा है। तो देखो, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच कौन से आर्टिकल में है सर, हाँ जी, राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच के लिए कौन सा आर्टिकल आप बताएंगे। इसी तरह से वन बाय वन इनके आर्टिकल भी बताते जाइए। अगर, चलो इसका करेक्ट आंसर डी है, वो डीपीएसपी है। ठीक है,
तो इसके आर्टिकल्स बताते जाइए। राइट टू फ्रीडम ऑफ स्पीच, जो 6 फ्रीडम लिखी हैं आर्टिकल 19 में, मैंने याद कराई थी। सैम resides in Poland। 6 फ्रीडम ऑफ स्पीच, स्पीच ऑफ फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, 6 फ्रीडम है ना आर्टिकल 19 में। ये पहली फ्रीडम, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन, फ्रीडम ऑफ असेंबली, एसोसिएशन, मूवमेंट, रेजिडेंस और आपका प्रोफेशन। तो ये 6 फ्रीडम्स आपको मिलेंगी आर्टिकल 19 में। तो इसमें जो फ्रीडम ऑफ स्पीच है वो लिखिए आर्टिकल 19 सब क्लॉज 1 सब क्लॉज ए में। इक्वालिटी बिफोर लॉ, ये तो आर्टिकल 14 है। कॉन्स्टिट्यूशनल रेमेडीज आर्टिकल 32, जिसमें 5 रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। आर्टिकल 32 सुप्रीम कोर्ट को स्पेशल पावर देता है। राइट टू इक्वल वेजेस फॉर इक्वल वर्क, ये सर फंडामेंटल राइट नहीं है, ये क्या है सर, हमारा डीपीएसपी है। डीपीएसपी में सर ये कौन से आर्टिकल में आता है, तो ये आ जाता है सर आपका आर्टिकल 39, ठीक है, ये आ जाता है आपका आर्टिकल 39 डीपीएसपी। डीपीएसपी कहां से कहां तक थे, 36 से 51। चलिए, तो यहाँ तक सर हम लोगों ने क्वेश्चन नंबर 20 तक कर लिया। यहाँ तक किसी को कोई डाउट तो नहीं है? यहाँ देखो सर, हम सिर्फ क्वेश्चन नहीं डिस्कस कर रहे हैं, उससे रिलेटेड जो भी थ्योरी है, जो भी उससे रिलेटेड क्वेश्चन है, वो भी हम डिस्कस करते चल रहे हैं, ठीक है। यहाँ तक कोई डाउट है तो बताइए, क्लियर है तो सर गिव मी अ थम्स अप। फिर अगले क्वेश्चन पे आते हैं, क्वेश्चन नंबर 21। At the time of the enactment of the Constitution, which one of the following ideals was not included in the preamble? जब संविधान बना था तो इनमें से कौन से आइडियल्स प्रियम्बल में नहीं लिखे थे? लिबर्टी, इक्वालिटी, सोशलिस्ट या जस्टिस? तो आज तक अगर आप संविधान उठा के देखो तो आपको वर्ड मिलते हैं, वी द पीपल ऑफ इंडिया do hereby solemnly resolve to constitute India into sovereign, socialist, secular, democratic republic, ठीक है। तो इसमें से सॉवरेन पहले से था, डेमोक्रेटिक था, रिपब्लिक था। जो सोशलिस्ट वर्ड है और सेकुलर वर्ड है, फिर आगे जाके आप देखोगे इंटीग्रिटी, ये 3 वर्ड अमेंडमेंट से ऐड किए गए थे। तो इसमें जो सोशलिस्ट वर्ड है ये शुरू से संविधान में नहीं था, ये आगे आपको देखने को मिलेगा। वी द पीपल ऑफ इंडिया टू hereby solemnly resolve to constitute India into a sovereign, socialist, secular, democratic and republic and to provide all our citizens, ठीक है, इक्वालिटी, जस्टिस, लिबर्टी, इक्वालिटी, फ्रेटर्निटी। तो ये 3 वर्ड ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं थे, ये अमेंडमेंट से ऐड किए गए। कोई बता सकता है सर कौन सी अमेंडमेंट थी? जो प्रियम्बल में अमेंडमेंट करके 3 वर्ड्स ऐड किए गए, अभी तक सिर्फ एक ही बार अमेंड किया गया है, तो वो कौन सी अमेंडमेंट थी? जो आपका ये जो वर्ड ऐड किया गया, सोशलिस्ट और ये सेकुलर और इंटीग्रिटी, ये अमेंडमेंट से ऐड किए गए। 42nd अमेंडमेंट थी, ईयर कौन सा था सर? ये था 42nd अमेंडमेंट 1976, ठीक है। कौन सी थी सर ये? 42nd अमेंडमेंट 1976। क्वेश्चन नंबर 22। For which one of the following judgments of Supreme Court of India the Keshwananda Bharti case is considered a landmark? हाँ जी, तो केशवानंदा भारती केस, केशवानंदा भारती केस कौन सी ईयर में आया था? ये आया था 1973 में। और यहाँ पर कौन सी बात बोली गई थी केशवानंदा भारती केस? देखो, केशवानंदा भारती केस में 2 बड़े सवाल थे कि आर्टिकल 13 ज्यादा पावरफुल है या 368 पावरफुल है। आर्टिकल 13 कहता है ऐसा कोई भी कानून जो फंडामेंटल राइट को वायलेट करे उसे हम क्या कर सकते हैं? नल एंड वॉइड। और आर्टिकल 368 कहता है कि सर 368
पावर देता है पार्लियामेंट को कॉन्स्टिट्यूशन अमेंड करने की। तो अगर अमेंड करने की पावर है तो ये सर आर्टिकल 13 को भी हटा सकता है, और अगर आर्टिकल 13 चला गया तो फंडामेंटल राइट्स का तो सर बेसिस खत्म हो जाएगा। तो 13 वर्सेस 368 की ये लड़ाई थी जिसको फाइनली एंड करा सुप्रीम कोर्ट ने इन द केशवानंदा भारती केस। इसमें सुप्रीम कोर्ट ने एक नया कंसेप्ट डेवलप करा। उन्होंने कहा बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन होता है। ये कॉन्स्टिट्यूशन में कहीं नहीं लिखा, ये सुप्रीम कोर्ट की इंटेलेक्चुअलिटी पे बेस था। उन्होंने कहा देखो भाई हमारे संविधान में एक बेसिक स्ट्रक्चर है, ठीक है, मतलब जैसे सेकुलर, हमारा देश एक सेकुलर कंट्री है, डेमोक्रेटिक, हमारा देश एक डेमोक्रेटिक कंट्री है, डेमोक्रेसी से चलता है। तो ये क्या है, ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर है। यानी आप संविधान में यूजिंग आर्टिकल 368 कुछ भी कर सकते हो, आर्टिकल 13 भी हटा सकते हो, सारी पावर है, लेकिन आप बेसिक स्ट्रक्चर को चेंज नहीं कर सकते, ठीक है। संविधान का जो बेसिक स्ट्रक्चर है आप उसे चेंज नहीं कर सकते, बाकी आप कुछ भी कर सकते हो। तो ये कॉन्स्टिट्यूशन के लिए संविधान वो सुप्रीम कोर्ट ने किया। अगर ऐसा ना करता तो शायद कल कोई ऐसी पार्लियामेंट में सरकार आ जाती, पूरा संविधान उलट देती, ठीक है। तो संविधान को प्रोटेक्ट करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि एक बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ डॉक्ट्रिन है, तो आपका जो सरकार है, ठीक है, वो कुछ भी कर सकती है, आपकी पार्लियामेंट कुछ भी कर सकती है संविधान में अमेंडमेंट, लेकिन बेसिक स्ट्रक्चर को नहीं बदल सकती। और बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ये सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम डिसाइड करेंगे कि संविधान का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। टाइम टू टाइम सुप्रीम कोर्ट ने कहा ये हम डिसाइड करेंगे कि हाँ भाई ये चीज बेसिक स्ट्रक्चर में काउंट है या नहीं है। तो केशवानंदा भारती केस इज नोन फॉर द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और ये है आपका करेक्ट आंसर डी। क्वेश्चन नंबर 23, who among the following is the correct expression of the term secular in India? इंडिया में सेकुलर का मतलब क्या है? इंडिया में बहुत सारे रिलीजन हैं, इंडियंस हैव रिलीजियस फ्रीडम टू फॉलो द रिलीजन डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ एनी डिपेंड्स ऑन द विल ऑफ एन इंडिविजुअल, या फिर देयर इज नो रिलीजन ऑफ स्टेट इन इंडिया। देखो इंडिया में सेकुलर का मतलब है कि हम हर एक रिलीजन से, हमारा जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है, हर एक रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा, ठीक है। हर रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रखेगा, ये हमारा सेकुलर होने का मतलब है। तो अगर हम हर एक रिलीजन से इक्वल डिस्टेंस मेंटेन करके रख रहे हैं, यानी हम किसी भी रिलीजन को फेवर नहीं कर रहे हैं, तो इसका सीधा मतलब ये है देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। तो हमारे देश में जो स्टेट है, हमारा जो कंट्री है, उसका कोई भी रिलीजन नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा डी। अब इसकी वजह से कि हमारे कंट्री में कोई स्टेट का रिलीजन नहीं है, इसी वजह से हमारे पास रिलीजियस फ्रीडम है और हमारे पास रिलीजन फॉलो करने की विल की आजादी, यानी अपनी मर्जी से रिलीजन को चूज कर सकते हैं। तो हाँ, बी सी डी में से कोई भी ठीक हो सकता है, लेकिन हाँ अगर डी ऑप्शन है तो मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर आपका क्या होगा, डी। देयर इज नो रिलीजन ऑफ द स्टेट इन इंडिया। हम जैसे एक होता है थियोक्रेटिक कंट्री, ठीक है, थियोक्रेटिक का अपोजिट होता है सेक्युलर। थियोक्रेटिक कंट्री उसको कहते हैं जहां पर उस कंट्री का एक ऑफिशियल रिलीजन है, जैसे पाकिस्तान, उनका ऑफिशियल रिलीजन है इस्लाम, बट इंडिया, हमारे पास कोई भी स्टेट का रिलीजन नहीं है, तो हम क्या कहलाएंगे सर, वी आर अ सेक्युलर कंट्री। क्लियर है? ऑलराइट, इसी हिसाब से क्वेश्चन नंबर 24, विच वन ऑफ द फॉलोइंग डिस्क्राइब्स इंडिया अ सेक्युलर स्टेट? देखो वैसे तो फंडामेंटल राइट्स में हमें अपना धर्म फॉलो करने की आजादी है, तो फंडामेंटल राइट्स भी हमें सेक्युलर बना रहे हैं, लेकिन प्रीएम्बल में क्लियरली अब लिखा हुआ है कि वी आर अ सेक्युलर कंट्री, ठीक है। सेक्युलर वर्ड
कैटेगोरिकली कहाँ लिखा हुआ है? प्रियम्बल में लिखा हुआ है। तो करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? प्रियम्बल। Which of the following liberty is not embodied in the preamble to the Constitution of India? देखो प्रियम्बल में वो जो लाइन है ना, वी द पीपल ऑफ इंडिया डू हियर बाय solemnly resolve to constitute India into sovereign socialist secular democratic republic, ठीक है, and to achieve all its citizens justice, फिर आता है लिबर्टी। फिर लिबर्टी में आगे किस किस चीज की लिबर्टी? तो हमें लिबर्टी मिलती है थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की। ये यूपीएससी के प्रीलिम्स का सवाल है। लिबर्टी किस किस की मिलती है? थॉट की, एक्सप्रेशन की, बिलीफ की, फेथ की और वर्शिप की, ठीक है। ये सारी लिबर्टीज हमारा संविधान हमें देता है। तो थॉट की लिबर्टी है, एक्सप्रेशन की है, बिलीफ की है, तो कौन सी लिबर्टी नहीं है सर? इकोनॉमिक लिबर्टी हमारे संविधान में मेंशन नहीं है। करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा? डी, ठीक है सर, करेक्ट आंसर इज योर डी। क्वेश्चन नंबर 26, हाउ मेनी शेड्यूल्स? ये तो अभी बताया था सर, 12 शेड्यूल्स हैं। From the following language listed in the 8th schedule, pick out the one which is a official language of a state. ये सारी लैंग्वेज आपका 8 शेड्यूल में लिखी है। 8 शेड्यूल जो ऑफिशियल लैंग्वेजेस की लिस्ट है उसमें 22 लैंग्वेजेस लिखी है, ठीक है। इसमें से कोई एक लैंग्वेज है जो किसी एक स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेजेस है, तो कौन सी है सर? हमारे पास 22 ऑफिशियल लैंग्वेज हैं। आसामीज, गुजराती, बंगाली, हिंदी, कश्मीरी, कन्नड़, कोंकणी, मणिपुरी, मराठी, मलयालम, उड़िया, नेपाली, पंजाबी, संस्कृत, तमिल, तेलुगु, बोडो, उर्दू, सिंधी, संतली, मराठी एंड आपका डोगरी, ठीक है। तो इनमें से कौन सी किसी एक स्टेट की ऑफिशियल लैंग्वेज है? करेक्ट आंसर इज उर्दू। उर्दू कहाँ की ऑफिशियल लैंग्वेज है? जम्मू एंड कश्मीर, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 28, एजुकेशन, ये अभी रिपीट हो गया, कंकरेंट लिस्ट से बिलोंग करता है। आर्टिकल 1 यूनियन ऑफ स्टेट, ये भी रिपीट हो गया है। क्वेश्चन नंबर 30, हाउ मेनी आर्टिकल्स वर देयर इन द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनिशियली? तो जब संविधान बना था तो उसमें कितने आर्टिकल्स है? क्वेश्चन नंबर 30 का आंसर दीजिए सर। जब हमारा संविधान बना था तो उसमें कितने आर्टिकल्स थे? तो सर 22 पार्ट्स थे, 395 आर्टिकल्स थे, ठीक है, 8 शेड्यूल्स थे और प्रीएम्बल तो था ही। ये जब संविधान बना था। करेक्ट आंसर इज 395। ऑलराइट, चलिए, तो इसके आगे के क्वेश्चन अब आप लोग खुद से भी अटेम्प्ट करिएगा, कोई डाउट आने से मेरे से पूछिएगा, और अगर कर चुके हैं तो उनका आप रिवीजन मेंटेन करिएगा, ठीक है सर। एक मिनट रुकिएगा, चलिए। हाँ, तो फिर इसके आगे की कहानी अब अगली जो रिवीजन क्लास होगी हम उसमें बात करेंगे। तो यहाँ पर सर फंडामेंटल राइट से रिलेटेड बात करेंगे, टीपीएसपी से रिलेटेड बात करी, वो फंडामेंटल राइट्स को जरूर अच्छे से रिवाइज करना, और प्रेसिडेंट, ये दो पार्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्टिकल्स पे फोकस करना, ठीक है। जो इंपॉर्टेंट आर्टिकल्स हैं उन्हें जरूर से जरूर करना, ठीक है सर। चलिए, तो आज फिर यहीं तक रखते हैं, फिर आगे अभी इसी तरह से आपकी रिवीजन क्लास चलती रहेगी। तो लेक्चर अच्छा लगा हो तो लाइक कर देंगे, ठीक है, और अपने कलीग के साथ शेयर कर देंगे। फिर इसके आगे की अगली कहानी वी विल डिस्कस इन द नेक्स्ट क्लास, ठीक है सर। चलिए, प्रेजेंट में 450 प्लस आर्टिकल्स हैं, ठीक है। चलिए फिर, गुड बाय, हैव ए नाइस डे एंड बेस्ट ऑफ लक।